डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ का चल रहा था। इसमें हम लोग चैप्टर औसत पे बात कर रहे हैं यानी एवरेज पे। इसके अभी तक 6 क्लास हो चुके हैं, ये 7वां क्लास है और इस 7वें क्लास में भी आपसे यूपीएससी 2017 में पूछे गए प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो समान रूप से सभी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे, चाहे आप एसएससी जीडी दे रहे हों या आप यूपीएससी दे रहे हो या रेलवे दे रहे हो या कोई भी परीक्षा दे रहे हो, सारे क्वेश्चन आपके इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो इसका पहला सवाल है, अगर एक बच्चा 40 मिनट तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा अगले 40 मिनट तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो उसकी औसत चाल क्या है। देखिए, औसत चाल पीछे पढ़ा चुका हूँ और औसत चाल का एक सार्वजनिक फार्मूला आपको बताया है, उससे आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। औसत चाल जो इक्वल होती है ये कुल दूरी बटे कुल समय के, कुल दूरी और बटा कुल समय। यहाँ पे आप समय देख रहे होंगे लेकिन आपको दूरी नहीं मालूम है, ठीक है। समय तो आप देख रहे हैं कि 40 मिनट दिया है, 40 मिनट दिया है, लेकिन डिस्टेंस नहीं मालूम है, स्पीड दी हुई है। तो स्पीड दी है, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस को क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? जवाब आया हाँ, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू होती है स्पीड इनटू टाइम। अब हमारी स्पीड है और टाइम है तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है और टाइम मिनट में है, तो हम मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट को घंटे में हम बदल लेते हैं। क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे, 40/60 ये आ जाएगा 2/3 आवर्स। ये हो गया। तो पहली दूरी जो आपकी हो जाएगी, फर्स्ट डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 4 × 2/3 यानी 8/3 किलोमीटर। और जो अगली दूरी हो जाएगी वो 6 की स्पीड है और 2/3 घंटे तक सफ़र करता है, तो ये 4 किलोमीटर हो जाएगी। इन दोनों डिस्टेंस को अगर हम जोड़ लेंगे तो 8/3 और +4, 3 चौक 12, 8 20/3 किलोमीटर ये हमारा सफ़र है। 20/3 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है और टोटल टाइम कितना? 2/3 घंटे प्लस 2/3 घंटे। तो 2/3 घंटे प्लस 2/3 घंटे, क्योंकि 40 मिनट तक वो 4 की चाल से और अगले 40 तक 6 की चाल से चलता है, यानी 4/3 घंटे। अब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है। इधर देख लीजिए, 20/3 और ये डिवाइड बाई है 4/3, ये ऊपर चला जाएगा, पलट देते हैं। यहाँ पे देखिए 20/3 इंटू 3/4, 3 3 कट जाएगा, 4 पंचे 20। आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर्स पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल होगी। अब बहुत सारा इसमें कैलकुलेशन है जो आपका देख करके आ रहा है, लेकिन मैंने डिटेल में इसलिए बताया है कि आप इसको सीख सको, एक एक चीज़ें क्लियर कर सको। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम की यूनिट को आवर्स में कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में दी है। अब हमने डिस्टेंस निकाला, टाइम जोड़ दिया और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके एवरेज स्पीड ले लिया। अगला सवाल है, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम तथा नेक्स्ट 24 छात्रों का औसत वजन 54 kg है, तो ये आखिरी छात्र जो 50वां छात्र है उसका औसत वजन क्या है? तो यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आप सभी छात्रों का भार, सभी छात्रों का कुल भार है ना, सभी छात्रों का कुल भार या वजन जो भी है 50 × कितने 52 kg है, ये कर लीजिए, ये आ जाएगा 2600 kg। सभी छात्रों का जो कुल भार है वो 2600 किलोग्राम है। एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, तो कुल भार क्या हो गया? औसत गुणे व्यक्तियों की संख्या। अच्छा, यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम हो तो फर्स्ट 25, पहले 25 का कुल भार है ना, पहले 25 का कुल भार निकाल लीजिए। तो 25 × 50 कितना हो गया? 1250 kg।
ये फर्स्ट 25 का हो गया। और नेक्स्ट है ना, जिस लैंग्वेज में सवाल लिखा वैसे ही लिख रहा हूँ। नेक्स्ट 24 तो का कुल भार, इनको भी औसत से वजन से गुणा कर दीजिए। तो 24 इंटू 54 ये गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा। 24 से करता हूँ, 54 का तो टेबल नहीं क्लियर है। 24 चौको 96 के 6 हो गया, और कैरी हुआ 9, 24 पंचे 120, 129 हो गया, 1296 kg हो गया। अभी फर्स्ट 25 एंड नेक्स्ट 24 का टोटल क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए। 1250 प्लस 1296, ये हो जाएगा आपका 2546 kg। ये 49 छात्रों का भार हो गया है ना, पहले 25 और फिर 24, 49 का हो गया। तो 50 छात्रों से अगर 49 छात्र का घटा दोगे तो क्या बचेगा, 50वें का बच जाएगा। ये आ गया 54 kg। ये आपका आंसर है, यानी जो लास्ट स्टूडेंट है उसका भार क्या है, 54 किलोग्राम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये 19 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट का यूपीएसआई के ऑनलाइन पेपर का सवाल है। अच्छा, देखने में जैसे प्रथम दृष्टया कोई क्वेश्चन को देखेगा तो उसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा इसमें फैक्ट दिए हुए हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं है। अगर आप इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो इसका आंसर आप वर्बली बता सकते हैं बिना पेन चलाए। ध्यान से सुनिएगा पहले क्वेश्चन। एक क्रिकेटर राम, जिन्होंने 201 दिवसीय मैच खेले हैं, के द्वारा बनाए गए औसत रन इस प्रकार हैं। पहले 50 मैचों में बनाए गए औसत रन 50 हैं, अगले 50 मैचों में बनाए गए औसत रन 54 हैं, तथा शेष 100 मैचों में औसत रन 52 हैं। ठीक है। क्रिकेटर लक्ष्मण अंतिम 100 मैचों में राम के साथ साथ खेले हैं और इन मैचों में राम से 1200 ज़्यादा रन बनाए हैं। क्रिकेटर लक्ष्मण अंतिम 100 मैचों में राम के साथ साथ खेले हैं और इन मैचों में राम से 1200 ज़्यादा रन बनाए हैं, तथा 20 मौक़ों पर नॉट आउट रहे। इन 100 मैचों में लक्ष्मण द्वारा बनाए गए रनों का औसत ज्ञात करिए। नीचे इसी सवाल में एक नोट ब्रैकेट में दिया हुआ है, बिल्कुल हूबहू मैंने उतारा है। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए। आप देखिए, आपसे कुछ पूछना ही नहीं चाह रहे थे, सब कुछ दे दिया है। औसत बराबर है कुल बनाए गए रन, उसे विभाजित करें पारी की संख्या से और उसमें से घटाएं नॉट आउट की संख्या। यानी लक्ष्मण का औसत पूछा जा रहा है 100 पारियों में, और ये कहा जा रहा है कि लक्ष्मण के जो टोटल रन हैं उसको उसके द्वारा खेली गई पारी से डिवाइड करिए, लेकिन इस पारी से जो नॉट आउट पारी रही वो घटा दीजिए। तो लक्ष्मण 100 पारी खेलता है, 20 नॉट आउट रहा, तो इसका मतलब 80 से आपको डिवाइड करना है। अच्छा, यहाँ पे राम ने फर्स्ट 50 मैच में 50 औसत रखा, नेक्स्ट 50 में 54 औसत रखा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगले जो शेष 100 मैच थे इसमें राम ने क्या रन बनाए, तो 100 मैचों में राम ने जो रन बनाए गुणे 5200 रन बनाए थे, और लक्ष्मण ने राम से 1200 ज़्यादा रन बनाए। तो लक्ष्मण ने क्या बनाए, 5200 प्लस 1200, यानी लक्ष्मण के बनाए गए रन हो गए आपके 6400 यानी 6400। इतने लक्ष्मण ने रन बनाए। देखिए, क्रिकेटर लक्ष्मण अंतिम 100 मैचों में राम के साथ साथ खेला और इन मैचों में राम से 1200 रन ज़्यादा बनाए। तो अंतिम 100 में राम ने कितना बनाया, शेष 100 में राम ने औसत 52 रखा यानी 5200 रन बनाए, लक्ष्मण ने 1200 ज़्यादा यानी 6400 बनाए। अब 20 मौक़ों पर नॉट आउट रहा, तो 100 पारियां टोटल थी लक्ष्मण की, 100 में से 20 घटा दीजिए, बची 80 पारियां। 0 काट दीजिए, 8 8 64 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 80 औसत होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा वो चाह रहे हैं। और ये नोट दिया हुआ है, रेयरेस्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, लेकिन देखते ही हो सकता है कठिन समझ करके कोई इसे छोड़ सकता है। इसका सही आंसर ए है, आप बहुत ही तेज़ी से इसका आंसर कर सकते थे। आइए नेक्स्ट पर। ये नए 2 आपके सामने क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, और ये दोनों जो है आपके यूपीएसआई 17 के सवाल पूछे गए हैं, 19 या 20 तारीख के हैं, 19-20 दिसंबर के। चौथा क्वेश्चन है, 6 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। 6 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत ऊंचाई क्या दी है, 156 सेंटीमीटर।
अगर टीम में 3 और खिलाड़ी जोड़े जाते हैं तो औसत ऊंचाई में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। अगर इन तीनों के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों की औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है तो फिर उसकी ऊंचाई क्या है, ये आपसे क्वेरी की गई है। काफ़ी आसान सा सवाल है और बहुत ही तेज़ी से बता सकते हैं। आप देखिए 6 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर चल रही थी। अगर टीम में 3 नए खिलाड़ी जोड़े जाते हैं, अगर वो 156 की हैसियत से आते तो औसत ऊंचाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो औसत से ज़्यादा ऊंचाई लेकर के आते हैं तभी तो 2-2 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ जाती है। किसकी? 9 लोगों की बढ़ जाती है। इसका मतलब जितनी ऊंचाई के साथ उन्हें आना चाहिए था उससे वो 18 सेंटीमीटर ज़्यादा लेकर के आते हैं। यानी यहाँ पे देखिए, पहले 60 तरीके से बता रहा हूँ। 3 खिलाड़ी आ रहे हैं तो 156 गुणे 3 ये आपका हो जाएगा 3 18 के 8, कैरी 1 हुआ, 3 5 15, 1 16 के 6, कैरी 1 हुआ, 3 1 3 1 4, 468 सेंटीमीटर ऊंचाई के साथ अगर 3 व्यक्ति आ जाए तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, 3 आते हैं, 9 लोग होते हैं, औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ती है। किसकी? 9 लोगों की। इसका मतलब 9 दूनी 18 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊंचाई लाते हैं। जोड़ देते हैं, 8 8 16 के 6, कैरी हुआ यहाँ से 1, 6 1 7 1 8 हो गया, और ये 4 है। 486 सेंटीमीटर ऊंचाई के साथ वो तीनों आते हैं तो औसत क्या हो जाएगा? चूँकि 3 व्यक्ति हैं तो 486 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा और 1 बचेगा यहाँ, 3 18 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, 16 या 3 दूनी 6 सही है। तो औसत 162 सेंटीमीटर होगा, लेकिन आपका जो सबसे छोटा वाला व्यक्ति उनमें 3 में है वो 4 सेंटीमीटर औसत से कम है, तो इससे 4 घटा दीजिए तो 158 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। आपका सही आंसर डी हो जाएगा, 158 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो चीज़ हमने बताई इस पे कंसीडर करिएगा, स्पीड इसी से आपकी बढ़ेगी। स्पीड जल्दी जल्दी या तेज़ी से करने से नहीं बढ़ेगी, जल्दी जल्दी और तेज़ी के चक्कर में कैलकुलेशन फॉल्ट होने लगेगा। अगर हम अपना तरीका बदल देंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। 6 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर थी। अच्छा ठीक है, 1 आए, 3 आए, 30 आए, कोई भी आए, इस हैसियत से आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा औसत पे। इससे ज़्यादा लाएगा औसत बढ़ जाएगा। तो इस हैसियत से आते तो 156 गुणे 3 इतनी ऊंचाई तीनों लेकर के आते, लेकिन नहीं, वो तो हो सकता है इससे ज़्यादा लाए तभी तो औसत बढ़ गया है। कितना? 2 सेंटीमीटर। किसका? 9 लोगों का 18 सेंटीमीटर ज़्यादा लाए, उठा करके जोड़ दिया, और 486 सेंटीमीटर हाइट है, 3 लोगों की एवरेज 162 है। जो इसमें से सबसे छोटा व्यक्ति इन तीनों में है वो एवरेज से 4 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब 158 सेंटीमीटर है। अच्छा, बाय द वे अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप डिटेल में भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ज़रा सा भी कहीं कन्फ्यूज़न नहीं है, आप डिटेल में कर सकते हैं। ये 6 खिलाड़ी थे, 6 गुणे 156 कर दीजिए, 6 गुणे 156 करेंगे, आप देखिए कितना हो जाएगा, टोटल ऊंचाई निकल आएगी। तो 6 छक 36 के 6 हो गया, कैरी 3 हुआ, 6 पंचे 30, 3 33 के 3 हो गया, कैरी 3 हुआ, 6 कम 6 और 3 9, 936 सेंटीमीटर हो गया। ये 6 की ऊंचाई थी। अभी 3 व्यक्ति आते हैं तो 9 हो जाएंगे, औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ती है यानी 158 हो जाएगी। 9 8 72 का 2 हो जाएगा, कैरी होगा 7, 9 5 45 और 7 52 का फिर से 2 हो जाएगा, कैरी होगा 5, 9 1 कम 9 5 14 हो जाएगा। इससे इसको घटा दीजिए तो 1422 से अगर आप 936 घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस करिए, क्योंकि ये 9 की प्रेजेंट ऊंचाई है और ये 6 की दैट टाइम ऊंचाई थी। तो 12 में से 6 गया, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 में से 3 गया, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 13 हो गया, 9 गया, 4 आ गया, 486 आ गया। 3 का ये ऊंचाई है, अब इसे डिवाइड करेंगे आप 3 से तो औसत आ जाएगा, 3 1 कम 3,
1 तिछंग 18, 3 दूनी 6, ये 162 लास्ट 3 का औसत है। अगर इससे 4 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 158 फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था उस पर कंसीडर करिएगा, आप देख करके आंसर टिक कर सकते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है कि 10 व्यक्तियों की औसत ऊंचाई आयु 10 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें 2 लोगों के स्थान पर जिनकी आयु 23 साल और 25 साल है 2 नए व्यक्ति ले लिए जाते हैं। तो जो नए व्यक्ति आए हैं उनकी औसत आयु क्या है? देखिए, इसको हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, पीछे 2-3 सवाल बताए। 10 सदस्य थे, कहीं पे भी कोई भी टीम है, 10 सदस्यीय टीम है और इसकी कोई भी औसत आयु चल रही है, ये हमें पता है या नहीं पता, इससे हमें मतलब नहीं है। जो भी औसत चल रहा है, इससे 2 व्यक्ति जाते हैं, -2 होते हैं। इसमें 2 व्यक्ति ले लिए जाते हैं यानी +2 होते हैं। इस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्लियर हो गए? जाने वाले व्यक्ति 23 वर्ष और 25 वर्ष के थे, यानी जाने वाले व्यक्तियों की आयु का योग 48 ईयर था। 48 साल योग के चले गए 2 व्यक्ति। अगर 48 साल योग के ही 2 आते तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि 48 साल योग से कम आएंगे दोनों व्यक्ति, औसत घटेगा। 48 साल योग से ज़्यादा आएंगे तो औसत बढ़ेगा। औसत बढ़ गया, कितना? 3 वर्ष बढ़ गया। राइट? किसका? वर्तमान में मौजूद लोगों का। कौन मौजूद है? 10 लोग। 10 तिहाई 30 वर्ष ज़्यादा लेकर के आते हैं। किससे? जाने वाले से। तो 48 और 30 कितना हो गया? 78 वर्ष के हैं ये आने वाले दोनों व्यक्तियों की आयु का योग 78 वर्ष है। तो औसत आयु क्या होगी? 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर होगा 39 ईयर। ये आप इंटरेस्टिंग तरीके से जवाब दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये 18 और 19 तारीख में से हैं आपके पेपर से। 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उनकी औसत उम्र 30 वर्ष है। 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर जाते हैं, जिससे शेष लोगों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। छुट्टियों में बाहर गए लोगों की औसत उम्र क्या है? यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताते हैं। 500 लोग हाउसिंग सोसाइटी में थे टोटल। औसत उम्र 30 साल चल रही थी, यानी टोटल आयु क्या थी? 5 तिहाई 15 और 3 जीरो लगा दीजिए, 15,000 वर्ष। वाई लिख देते हैं ईयर को, 15,000 ईयर। ये सभी की कुल आयु है, जो हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं सभी की कुल आयु है। औसत गुणे व्यक्तियों की संख्या बराबर कुल आयु। 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर चले गए। तो 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर चले गए, तो रिमेंस कितने बचे? 375 लोग बच गए। जब 125 बाहर चले गए तो 500 से 125 घटा दो, 375 बच गए। लेकिन औसत उम्र इनकी बचे लोगों की 2 वर्ष बढ़ गई, मतलब 32 वर्ष हो गई। इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 वर्ष। मैं टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूँ गुणा करने में, आप कर लीजिएगा। 12,000 वर्ष आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए, जो शहर से बाहर गए हैं उनकी आयु का योग क्या होगा, और वो लोग कितने हैं? 125 लोग हैं, जिनकी आयु का योग क्या है? इससे घटा दीजिए 3,000। 125 लोग जो शहर से बाहर गए हैं उनकी आयु का योग 3,000 है, क्योंकि टोटल का ये था, बचे का ये है, तो शहर से बाहर गए लोग ये हैं। अब इनकी औसत आयु क्या होगी? तो 3,000 को 125 से डिवाइड कर दीजिए। कैलकुलेट कर देता हूँ। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 पंचे 125 काट दीजिए, 24 आ जाएगा। इसका सही आंसर है 24 ईयर्स। जो शहर से बाहर गए हैं उनकी औसत आयु 24 है। तो इस तरह से आप इजी वे में आंसर कर सकते हैं, कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आसानी से बता सकते हैं। अगला सवाल देखिए। 18 व्यक्तियों के परिवार की औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो गया। क्यों कम हो गया? जब उसमें एक बच्चे को जोड़ लिया गया, एक बच्चे के वज़न को इंक्लूड कर लिया गया, तो 18 सदस्यीय एक फैमिली की जो औसत वजन था वो 1 किलोग्राम कम हो गया। फुल स्टॉप। अगर बच्चे का वजन शामिल, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ वजन,
अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलोग्राम है तो बच्चे का वजन क्या होगा। ठीक है, आप ये बताइए, बच्चे के शामिल होने से औसत वजन 1 केजी कम हुआ है और 19 केजी है। इसका मतलब अगर बच्चे का वजन शामिल ना किया जाता तो औसत वजन क्या था। आप ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बच्चे को शामिल करने से 18 लोगों का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो गया। राइट, क्या हो गया, बच्चे को शामिल करने के बाद औसत वजन 19 किलोग्राम हो गया। मतलब 1 किलोग्राम कम होने के बाद 19 किलोग्राम कम हो गया। इसका मतलब पहले औसत वजन क्या था, औसत वजन क्या था, वजन क्या था। ठीक है, निश्चित रूप से 20 केजी। 20 केजी 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे के वजन को जोड़ लिया जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 केजी होता है तो बच्चे का वजन क्या है। जब आपने बच्चे को इंक्लूड किया तो औसत वजन 19 हुआ, जो कि 1 केजी घटा है। इसका मतलब अगर बच्चे को शामिल नहीं करते तो औसत वजन 20 केजी होता। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गए। अच्छा, जब बच्चा इंक्लूड होता है तो अपने साथ साथ 18 लोगों की यानी 19 लोगों के वजन को 1-1 किलोग्राम कम कर देता है। इसका मतलब है कि औसत से 19 किलोग्राम वजन वो कम लेकर के आता है। तो बच्चे का भार क्या हो गया, ओनली 1 केजी हो गया। ये आपका आंसर होगा। अच्छा, इसको अगर डिटेल में आप लगाना चाहेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं कि बच्चे को शामिल करने के पहले औसत वजन 20 था और 18 लोग थे तो 18 दूनी 36, 360 केजी परिवार का वजन था। औसत 20 था, बच्चे को शामिल किया तब 19 हुआ। इसका मतलब पहले 20 था और 18 लोग थे। अभी 19 औसत है और लोग हो गए यहाँ पे 19। एक औसत घटा है, एक व्यक्ति बढ़ा है तो 361 केजी हो गया। अब 360 पहले था, 361 अभी हुआ है, तो जाहिर सी बात है बच्चा 1 केजी का होगा। आपका सही आंसर बी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके 2 सवाल दिए हुए हैं। इसका जो 9वां क्वेश्चन है इसके सभी ऑप्शन गलत हैं। आपका ये यूपीएसआई के पेपर का क्वेश्चन है और ऑप्शन यही थे, बाद में भर्ती बोर्ड ने इसको हटा दिया था, उससे मार्किंग में हटा दिया था। तो इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। सही आंसर हम आपको भी बताते हैं। ये देखिए 8वां, 50 लोगों के पास औसत धनराशि 40 रुपये है। वे संपूर्ण धनराशि को एक थैले में रख देते हैं, परंतु उसमें से 500 रुपये चोरी हो जाते हैं। कुल n लोग कुछ भी पैसा न लेने पर सहमत होते हैं और शेष धनराशि बाकी लोगों में बराबर बराबर बांट दी जाती है, जिससे उसमें से हर एक को 50 रुपये मिल जाते हैं। n की वैल्यू क्या है, यानी कहा यह जा रहा है कि 50 लोग औसतन 40 रुपये मिला करके एक अमाउंट इकट्ठा करते हैं और इस अमाउंट को एक बैग में रख दिया जाता है। उस बैग से 500 रुपये चोरी हो जाते हैं। चोरी के बाद कुछ लोग इसमें निर्णय लेते हैं कि हम कोई भी पैसा नहीं लेंगे, बाकी जो बची चोरी के बाद बची राशि है उसको जो है बराबर बराबर शेष लोगों में बांट दिया जाता है। शेष लोग कौन, वे जो पैसा लेना चाहते हैं। तो इस तरह से शेष लोगों को 50-50 रुपये मिल जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि पैसा ना लेने वालों की संख्या क्या है। यहाँ पे पूछा गया n का मान क्या है, यानी n लोगों ने कुछ भी पैसा नहीं लिया तो n की वैल्यू क्या है। आप देखिए आपके बैग में जो टोटल